तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट की, और आज का वीडियो लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर 6। ठीक है, तो आपका 6वां वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं या आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आप इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें। आज हम आपका 6वां लेसन कंप्लीट कराएंगे और इसी के साथ आपके जो पिछले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आपको क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। तो आपका 6th लेसन और प्लस रिवीजन आज के वीडियो लेक्चर में जो कि वो है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पावर प्लांट के आपके 7वें वीडियो लेक्चर में जिन स्टूडेंट्स ने आपके क्वेश्चन का सही जवाब दिया था उन सभी लोगों के नाम ये रहे। आपका सबसे पहले जवाब दिया है श्रवण कुमार ने, उसके बाद है रश्मि कुशवाहा, जानवी शर्मा, रविंद्र कुमार, आशीष प्रजापति, संगीता सैनी, आकाश मिश्रा और आज़ाद सहानी, जयवीर प्रजापति और विकास। तो इन सभी बच्चों ने आपके लास्ट क्वेश्चन था जो आपका 49 और 50, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो कि है वो दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं आज की। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है। आपकी निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है, न्यूटन प्रति मीटर, जूल, वॉट प्रति सेकंड या ये सभी। तो देखिए आपका इसका आंसर क्या आएगा। आपकी जो ऊर्जा की इकाई होती है वो न्यूटन प्रति मीटर होती है, जूल और वॉट प्रति सेकंड। तो आपका आंसर आएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है। आपकी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, वॉट प्रति सेकंड होता है या ये सभी। तो आपका जो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति पावर का मात्रक होता है। शक्ति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, पावर, इसका मात्रक क्या होता है, वॉट, किलोवाट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो शक्ति या पावर होता है उसका मात्रक होता है वॉट या किलोवाट। ठीक, दोनों आपके क्या है, एक ही होते हैं। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन कि MTOE ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है। MTOE ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है, इसका आप लोग फुल फॉर्म सोचें। ठीक, आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको इसका फुल फॉर्म। आपके इसके ऑप्शन है क्या, 4.186 × 10⁻10, 4.186 × 10⁻12, 4.186 × 10⁻16 या आपका 4.186 × 10⁸। तो आपका इसका सही आंसर क्या है। आपका इसका सही आंसर है 4.186 × 10⁻16। ठीक है, पाँचवें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। आपकी विद्युत ऊर्जा को किस में व्यक्त किया जाता है, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा में। ठीक, किलोग्राम घंटा में, किलोवाट घंटा या किलोवाट मीटर। तो सभी लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को, कि आपकी जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको हम लिखते हैं किलोवाट घंटा में। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बॉयलर या ताप जनित्र की क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपके जो बॉयलर या भाप जनित्र हैं, भाप जनित्र को ही हम क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, इसकी आपकी क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए, 8 गैलन, ठीक, 10 गैलन, 20 या 30। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 10 गैलन आपकी कम से कम क्षमता इसकी जो कि है वो होनी चाहिए। सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कूलिंग टावर में ऊर्जा बचत करने के लिए कितने समय सॉफ्ट को लुब्रिकेंट करना चाहिए। आपकी जो कूलिंग वाटर है, ठीक, इसमें आपकी ऊर्जा को बचाने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए इसकी सॉफ्ट को लुब्रिकेंट करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए मतलब। ठीक है, आपके ऑप्शन है हर 5 महीने में, प्रति वर्ष में, या आपका प्रति तीसरे महीने में, मतलब 3 महीने में एक बार, या आपका हर तीसरे साल में, 3 साल में एक बार। तो आपका कब करना चाहिए इसका लुब्रिकेंट। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, हर तीसरे महीने में। आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस कूलिंग टावर में एलिमिनेटर ऊपरी सिरे पर लगा होता है। मतलब आपका कौन सा कूलिंग टावर है ऐसा जिसमें आपका एलिमिनेटर ऊपरी सिरे पर, मतलब सबसे ऊपर लगा होता है। ठीक है, प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर या आपका क्या है, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका इसका सही आंसर क्या है, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर।
ठीक है। और देखिए जैसे कि ये आपको सारे नोट्स बनवाए गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, इसी तरह से आपको क्या है एनर्जी कंजर्वेशन के जितने भी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं तो वो भी आपको सारे सिलेबस वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओपन कूलिंग टावर नहीं है। ओपन कूलिंग टावर कौन सा नहीं है? प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर, आपका ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि खुला कूलिंग टावर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन कि तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता कब बढ़ती है आपकी? जल की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर, भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, या आपका अधिक मात्रा में कोयले का दहन करने पर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है इसका भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। ग्यारहवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पदार्थ में अणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहते हैं। आपके जो पदार्थ है उसमें अणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी, ठीक है। आपका क्या है आंसर? थर्मल एनर्जी। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि थर्मल इंजीनियरिंग आधारित है। आपकी जो थर्मल इंजीनियरिंग होती है वो किस पर आधारित है? थर्मोडायनामिक लॉ पर, या आपका कॉलम्स लॉ पर, या आपका न्यूटन लॉ, या ये सभी। तो आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग है वो आपकी थर्मोडायनामिक लॉ पर आधारित होती है। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा की 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा की कितनी यूनिट होती है या इकाई कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो आपकी ऊर्जा की 2 इकाई होती हैं। कितनी इकाई होती हैं? 2 इकाई होती हैं। पहली इकाई होती है मूल इकाई और दूसरी होती है स्रोत आधारित इकाई, ठीक है, स्रोत आधारित इकाई। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक BTU कितने जूल के बराबर होता है? आपका जो एक BTU होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1000 जूल, आपका कितने 2500 जूल, या आपका 1055 जूल। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1055 जूल। 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लो प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर भाप उपजाई जाती है? आपका जो लो प्रेशर बॉयलर होता है उसमें कितने दाब पर भाप उपजाई जाती है? 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका 16 से 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 35 से 180 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका 18 से कितने 18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका लो प्रेशर बॉयलर होता है इसमें आपकी जो कितनी दाब पर ऊर्जा उपजाई जाती है? 16 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, देखिए 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपके 4 MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 4 MCQ टाइप क्वेश्चन। देखिए आपको एक वीडियो लेक्चर में 50 क्वेश्चन तो पढ़ा ही जाते हैं, लेकिन आपको अगर टोटल किया जाए तो 60 से 70 जो कि है वो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, ठीक है। लो प्रेशर बॉयलर में देखिए आपकी जो कितने दाब पर भाप उपजाई जाती है? 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम 15वें नंबर के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि मीडियम प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर भाप उपजाई जाती है? मीडियम प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर आपकी भाप उपजाई जाती है, स्टीम उपजाई जाती है? आपका इसका आंसर है 16 से 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 से 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हाई प्रेशर बॉयलर की अगर बात की जाए तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? 35 से 180 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर बात की जाए सुपर हाई प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर आपकी भाप उपजाई जाती है? 180 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आपकी जितनी भी प्रेशर पर आपकी बॉयलर में भाप उपजाई जाती है। इसके बाद करते हैं हम बात 17वें नंबर के क्वेश्चन की। 17वें नंबर में अभी आपके 3 टाइप के MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि लो कैपेसिटी बॉयलर, इस वर्ग में आपके 10 टन प्रति घंटे की दर से भाप उपजाई जाने वाले बॉयलर आते हैं। मतलब कि
आपका जो लो कैपेसिटी बॉयलर होते हैं, तो इसके अंतर्गत या इस वर्ग में आपके 10 टन प्रति घंटे की दर से भाप उपजाई जाने वाले बॉयलर आते हैं। ठीक है, जो बॉयलर आपके 10 टन प्रति घंटे की दर से आपकी भाप उत्पन्न करते हैं, वो बॉयलर किसके अंतर्गत आते हैं? लो कैपेसिटी बॉयलर के अंतर्गत। ध्यान से सुनिएगा, जो बॉयलर आपके 10 टन प्रति घंटे की दर से आपके भाप उत्पन्न करते हैं, तो वो बॉयलर आपके आते हैं किसके अंतर्गत? लो कैपेसिटी बॉयलर के अंतर्गत। मीडियम कैपेसिटी बॉयलर के अंतर्गत आते हैं कौन से? 10 टन से लेकर 100 टन प्रति घंटे की दर से भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर। और हाई कैपेसिटी बॉयलर के अंतर्गत आते हैं आपके 100 टन से 100 टन प्रति घंटे की आपकी दर से आपके भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर आते हैं किसके अंतर्गत? हाई कैपेसिटी बॉयलर के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन कि कोकरन बॉयलर। कोकरन बॉयलर में अधिकतम कितने दाब पर भाप बनाई जाती है? कोकरन बॉयलर में अधिकतम कितने दाब पर भाप बनाई जाती है? अच्छे से आप क्वेश्चन को एक बार अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कोकरन बॉयलर की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन है 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका 25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो कोकरन बॉयलर होता है, इसकी आपकी भाप उपजाई जाती है कितने दाब पर? 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, आप सभी कोकरन बॉयलर जितने भी आपके बॉयलर हैं, इन सभी का चार्ट बनाएं एक, और उसके दाब लिखें, उसकी दक्षता लिखें और तापमान, ये सभी लिखकर आप याद कर सकते हैं। इससे आपको याद करने में जो कि है वो आसानी होगी। ठीक है, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कोकरन बॉयलर की दक्षता कितनी होती है? कोकरन बॉयलर की क्षमता, दक्षता नहीं, क्षमता कितनी होती है? कोकरन बॉयलर की जो क्षमता होती है वो होती है आपकी 3600 किलोग्राम प्रति घंटा। 3600 किलोग्राम प्रति घंटा। इसके बाद करते हैं 20वें नंबर की बात। कि 20वें नंबर में आपसे पूछता है कि कोकरन बॉयलर के अंतर्गत कौन से बॉयलर आते हैं? कोकरन बॉयलर के अंतर्गत आपके कौन कौन से बॉयलर जो कि हैं वो आते हैं? आपका पहला बॉयलर है क्या? बेबकॉक बॉयलर। ठीक, आपका दूसरा आता है बिल कोक्स बॉयलर। आपका तीसरा आता है स्टिलिंग बॉयलर। ठीक है, तो ये 3 तरह के बॉयलर आपके किसके अंतर्गत आते हैं? कोकरन बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में आपका 6वां लेसन पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा, और जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं 6वें नंबर के चैप्टर में, वो सभी को आपको यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, 21वें नंबर के क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि स्टर्लिंग बॉयलर में भाप का उत्पन्न होती है। स्टर्लिंग बॉयलर में भाप का उत्पादन कितना होता है? आपका जो स्टर्लिंग बॉयलर होता है उसमें भाप का उत्पादन कितना होता है, इसमें पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 50 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 या 90। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका स्टर्लिंग बॉयलर होता है इसमें भाप का उत्पादन होता है 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका तापमान आप कहीं पर नोट कर लें कि आपकी स्टर्लिंग बॉयलर का तापमान कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22वें नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि स्टर्लिंग बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है? स्टर्लिंग बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है? तो आपकी इसके ऑप्शन है 50,000 किलोग्राम प्रति घंटा, या आपका 40,000 किलोग्राम प्रति घंटा, 30,000 किलोग्राम प्रति घंटा, या 17,000 किलोग्राम प्रति घंटा। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? स्टर्लिंग बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है? 50,000 किलोग्राम प्रति घंटा। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लेमोंट बॉयलर में कितना दाब पर भाप बनाई जाती है? आपके जो लेमोंट बॉयलर है उसमें आपकी कितने दाब पर भाप बनाई जाती है? देखिए, आपके इस वीडियो लेक्चर में जहाँ तक कि ये सभी बॉयलर कवर करे गए हैं। ठीक है, अगर जो कुछ बॉयलर आपके बचते हैं तो आपको सभी बॉयलर की कितने दाब पर भाप बनाई जाती है, इसकी क्षमता कितनी होती है और तापमान कितना होता है, इन सभी को जरूर से याद करना है। ठीक है, तो लेमोंट बॉयलर की कितने दाब पर भाप बनाई जाती है? 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 या 110। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? लेमोंट बॉयलर जो होते हैं उसमें आपकी कितने दाब पर भाप बनाई जाती है? 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी जो लेमोंट बॉयलर का तापमान होता है वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो तापमान भी आप ज़रूर से नोट करते हुए जाएँ। 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि लेमोंट बॉयलर में कितने की दर से अति तप्त भाप उपजाई जाती है? इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपका लेमोंट बॉयलर होता है इसमें आपकी
सुपर हीट स्टीम, ठीक। अति तप्त भाप को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? सुपर हीट स्टीम मतलब कि आपकी ज़्यादा गर्म भाप, ठीक है। अति तप्त भाप उपजाई जाती है कितनी दर पर? 20 से 25 मीट्रिक टन प्रति घंटा। जी आप अच्छे से याद रखिएगा, 20 से 25 मीट्रिक टन प्रति घंटा, 45 से 50, 60 से 75 या आपका 70 से 85। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपकी लेमोंट बॉयलर होते हैं इसमें आपकी कितनी दर से अति तप्त भाप बनाई जाती है? इसमें आपकी बनाई जाती है 20 से 25 मीट्रिक टन प्रति घंटा। पच्चीसवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बेंसोन बॉयलर, आपका जो बेंसोन बॉयलर होते हैं इसमें आपकी वाष्प क्षमता कितनी होती है? बेंसोन बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है? आप इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा, ठीक है। 1,40,000 किलोग्राम प्रति घंटा। बेंसोन बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है? 1,40,000 किलोग्राम प्रति घंटा। और इसका जो तापमान होता है वो होता है 650 इसका जो कि है वो तापमान होता है 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कि बेंसोन बॉयलर से कितनी भाप उपजाई जाती है? जो आपका बेंसोन बॉयलर होता है उससे आपकी कितनी भाप उपजाई जा सकती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी भाप उपजाई जा सकती है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 100, 200, 300 या 400। तो आपका इसका सही आंसर क्या है कि बेंसोन बॉयलर में आपकी 200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आपकी भाप उपजाई जा सकती है, ठीक है। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ताप शक्ति संयंत्र में कितने डिग्री सेल्सियस तक अति तप्त भाप उपयोग की जाती है? जो आपका ताप शक्ति संयंत्र होते हैं उनमें आपके कितनी डिग्री सेल्सियस तक अति तप्त भाप मतलब आपकी सुपर हीट स्टीम, बहुत ज़्यादा गर्म आपकी क्या भाप प्रयोग की जाती है? 35 से 55 डिग्री सेल्सियस, 50 से आपकी 500, 100 से 500 या आपकी 350 से 550 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसका सही आंसर क्या आएगा? 350 से आपका 550 डिग्री सेल्सियस तक आपकी अति भाप प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है जो कि हमने आपसे पहले पूछा था कि MTOE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MTOE का फुल फॉर्म आपका हम बता दें कि मेट्रिक टन ऑफ ऑयल एक्विवेलेंट, ठीक है। मेट्रिक टन ऑफ ऑयल एक्विवेलेंट, ठीक। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फायर ट्यूब बॉयलर अग्नि ट्यूब बॉयलर कितनी भाप उत्पन्न करता है? आपका जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो कितनी भाप उत्पन्न करता है? 30 बार, 25 बार, 24.5 बार या 10 बार? तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? 24.5 बार। आपका जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो 24.5 बार उत्पन्न करता है क्या? भाप, ठीक है। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर, आपका अगर पूछ ले कि फायर ट्यूब बॉयलर की जगह अगर आपसे पूछ ले कि वाटर ट्यूब बॉयलर कितनी भाप उत्पन्न करता है, तो आपका जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो करता है 165 बार, ठीक है। ठीक, अगर आपसे पूछ ली लैंसियर बॉयलर कितना भाप उत्पन्न करता है तो 15 बार, ठीक है। तो देखिए अब 31 नंबर के क्वेश्चन से आपका जो कि है वो रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। आपके जो पिछले लेसन जो कि निकल चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इन सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के आपके मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, किसी भी लेसन वाइज नहीं है, आपके सारे मिक्स क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 31 नंबर से, ठीक है। तो इन सभी का जवाब आपको सोचना भी है और ठीक अपने मन में बताना भी है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले मोटर हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले मोटर हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपसे पहले वीडियो लेक्चर में इसका जो कि यह क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक। तो आपके इसके ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर या आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कि एलईडी लैंप में एक शक्ति कारक है, एलईडी लैंप में एक शक्ति कारक है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो एलईडी होता है, एलईडी लैंप में एक शक्ति कारक कौन सा है? लैगिंग, ठीक है।
33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोडियम वेपर लैंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि कितनी होती है। आपको सारे जितने भी लैंप हैं आपके, उनकी क्या पढ़ना है, औसत अवधि पढ़ना है। ठीक, औसत अवधि आपसे एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। तो आप सोडियम वेपर लैंप की औसत अवधि बताएं कितनी होती है। आपका 1000 घंटा, 2000 घंटा, 4000 घंटा या 6000 घंटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका सोडियम वेपर लैंप होता है उसकी जीवन काल होता है कितना, 6000 घंटा। ठीक है, 34 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस पदार्थ का उपयोग निरंतर बस बार वायरिंग के लिए किया जाता है। आपका निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निरंतर बस बार वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक, एल्यूमिनियम, तांबा, स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा है, एल्यूमिनियम। ठीक, 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फ्यूज को सदैव किस वोल्टता साइड में लगाया जाता है। आपका जो फ्यूज होता है उसको किस वोल्टता साइड पर प्रयोग करते हैं हम। तो आपका इसका सही आंसर देखिए, आपके दो ऑप्शन है, उच्च या निम्न। आपका इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च। जो आपका फ्यूज होता है उसको हम सदैव उच्च पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना कब हुई थी। सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1982 में, 1882, 96 या 1978। इसका आंसर सभी लोगों को लगभग पता हुआ है। 1982 में आपकी ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना जो कि है वो हुई थी। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि I2R लॉसेस कहलाते हैं कोरोना लॉस, कॉपर लॉस या आपका कोल लॉस। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, जो आपका I2R लॉसेस होते हैं वो आपके कॉपर लॉस कहलाते हैं। ठीक है, ताम्र हानि, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ताम्र हानि। BEE की स्टार रेटिंग में कौन से उपकरण आते हैं। BEE की स्टार रेटिंग में कौन से उपकरण आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि BEE का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, आपको 2 बार बता चुके हैं BEE का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। किसका, BEE का जो कि है वो फुल फॉर्म होता है। तो आपका BEE का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके उपकरण आते हैं, पंखा, मोटर, कंप्यूटर या सभी। तो देखिए आपको बता चुके हैं, जो भी आपकी BEE की स्टार रेटिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 3.5। ठीक, लगभग आपके सभी उपकरण आते हैं BEE की स्टार रेटिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावर फैक्टर। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है। पावर फैक्टर आपका क्या होता है, cos फाई, sin फाई, tan फाई या आपका कुछ भी एक और ऑप्शन दे देगा। तो आप सबसे पहले जान ले कि cos आपका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos फाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि cos फाई बराबर आपका क्या होता है। cos पावर फैक्टर का सूत्र क्या होता है, cos फाई बराबर आपका क्या होता है, आभासी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति या वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। आप लोग बताएं। तो देखिए आपका जो cos फाई होता है वो होता है cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ड्राई ट्रांसफार्मर, सूखे ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए, ठंडक के लिए किसके द्वारा की जाती है। आपकी जो कूलिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ऑयलिंग के द्वारा, तरल पदार्थ के द्वारा, साधारण वायु के द्वारा, ये सभी। तो आपके जो ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं, सूखे ट्रांसफार्मर, उनमें आपकी कूलिंग का उपयोग करते हैं हम किसके लिए, साधारण वायु द्वारा उसमें कूलिंग की जाती है। ठीक है, 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। आपको 2 बार बता चुके हैं जी वाला प्रश्न। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या 7। तो आपके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा AC एंड DC सप्लाई सिस्टम और दूसरा होता है ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। ठीक है, 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, शुद्ध पेट्रोलियम कैसी ऊर्जा है। शुद्ध पेट्रोलियम आपकी कैसी ऊर्जा है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक या अवाणिज्यिक। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, अवाणिज्यिक। देखिए आप सभी लोगों को ये ज़रूर से याद करना है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, वाणिज्यिक कौन कौन से हैं, अवाणिज्यिक कौन कौन से हैं। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं।
ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। आपका पेट्रोलियम कैसा है, वाणिज्यिक है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है, जो आपकी भारत में ऐसा कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है, तेल, कोयला, बायोगैस या ये सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, कोयला। कोयले से भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन जो कि है वो किया जाता है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, बायोगैस, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो हैं आपके सभी, बायोगैस, पवन ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा, ये सभी आपके क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भारत में कोयले का भंडार लगभग कितने समय तक के लिए है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए, अगर आपका दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है तो बनेगा कि भारत में कोयले का भंडार कब तक के लिए है, 100 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए, 300 वर्ष या 400 वर्ष। तो भारत में कोयले का भंडार लगभग आपका 200 वर्ष तक के लिए है। ठीक है, 46 नंबर का आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऊर्जा संरक्षण या संशोधन, ऊर्जा संरक्षण बिल लोकसभा में कब रखा गया। जो आपका ऊर्जा संरक्षण बिल है वो आपका लोकसभा में कब रखा गया था, 4 मार्च 2010 में, 8 मार्च 2010, 1 मार्च या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऊर्जा संरक्षण बिल है वो आपका 8 मार्च 2010 में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, आप सभी लोगों के लिए जब इतना कुछ किया जा रहा है तो आप लोग भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एनर्जी कंजर्वेशन सभी ब्रांच में जो कि है वो होती है, तो आप सभी लोगों के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, BEE का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। आपको BEE का फुल फॉर्म बता चुकी हैं, ब्यूरो एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, BEE का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली या यूपी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपका BEE का प्रधान कार्यालय है वो आपका है दिल्ली में। ठीक है, 48, 49 और 50 इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जो आपका नियॉन लैंप होता है, नियॉन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका ये कि नियॉन गैस में कौन सी गैस भरी जाती हैं। नियॉन गैस में आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन, हीलियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। देखिए, जितने प्रकार के कोयले हैं आपको सभी कोयले पढ़ना है और सभी कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है ये आपको विशेषकर पढ़ना है। ठीक है, 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 50वें नंबर का कि 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब, 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है। ठीक, आपकी जो 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो कितनी लंबी होती है, ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो कि है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो उसके जरिए आपको 2-3 क्वेश्चन जो कि है वो और मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, और अगर उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन ढूंढने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देना है। और जिन लोगों के यूट्यूब पर गलत नाम डले हैं तो वो अपने कमेंट में सही नाम लिख दिया करें। ठीक है, वही नाम उनका जो कि है वो भूला जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी लोगों ने जिस तरह से अभी सपोर्ट किया है उसी तरह से आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहें। और आपके 5th सेमेस्टर के सभी नोट्स, आपके सभी बुक की PDF और आपके क्वेश्चन बैंक सभी आपको चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना चैनल से हो सकेगा आप लोगों की हेल्प की जाएगी। और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट है तो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर था तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर था। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और आप सभी लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोगों को बता दें कि अब एनर्जी कंजर्वेशन की आपको पर डे एक वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। आपकी पावर प्लांट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपकी पूरी सब्जेक्ट वो की है कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बचे हैं वो आपके लाए जाएंगे वीडियो लेक्चर। ठीक है, और आपके जो एनर्जी कंजर्वेशन का वीडियो लेक्चर है वो अब आपको पर डे मिलेगा। तो आप बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं और अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।